नमस्कार, बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमारा कार्यक्रम है हमारा शहर हमारा नेता, और आज हम आपको रीवा शहर की एक ऐसी नेत्री मतलब कह सकते हैं कि ऐसे राजनेत्री से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने छात्र राजनीति से ही अपने कैरियर की शुरुआत करी और आज भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े पदों पर आसीन रही हैं और बड़ी जिम्मेदारी संभाल रही हैं। तो हमारे साथ में है प्रज्ञा त्रिपाठी जी। मैं आपको ऐसे भी इनका परिचय देता हूं कि प्रज्ञा त्रिपाठी जी के जो पिता रहे हैं वो स्वर्गीय चंद्रमणि त्रिपाठी जी सांसद रहे हैं रीवा से, बहुत ही बुलंदी वाले नेता कहलाते थे और बहुत ही डेयरिंग से अपनी बात रखते थे, और उनकी पुत्री हैं और निश्चित रूप से एक राजनीतिक परवरिश में रहने के कारण जो है आज राष्ट्रीय राजनीति में भी इनका एक अलग मुकाम है। प्रज्ञा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज। धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार आप सबको। प्रज्ञा जी, महिलाओं के लिए राजनीति में आना और बने रहना, आपने तो छात्र राजनीति से ही शुरुआत करी थी और भारतीय जनता पार्टी, एबीपी और इन सब में काम किया आपने। कैसा लगता है आपको, कितना संघर्षपूर्ण होता है महिला होने के बाद, और परिवार की भी जिम्मेदारी, समाज की भी जिम्मेदारी, काफी जिम्मेदारियों से भी आदमी को रूबरू होना पड़ता है। अंचल जी, बात सही है कि राजनीति में महिलाओं का आना एक बहुत चैलेंज का विषय है, पर मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे परिवार और पार्टी जिससे मैंने कदम रखा, दोनों ही ऐसा वो मिला मुझे एटमॉस्फेयर जहाँ मुझे कोई बहुत समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। अन्य जगहों की अपेक्षा मुझे ऐसी कोई समस्या नहीं आई, क्योंकि मैं एक राजनीतिक परिवार से हूँ जैसा अभी आपने कहा। तो मेरे पिता ने कभी लड़के और लड़की में अंतर नहीं किया, और मैं शुरू से, चूंकि मेरा रुझान था उनको देखते हुए, वो मेरे आदर्श थे, और मैं उनको हमेशा देखती थी कि रात के 1 बजे भी कोई आ गया, खटखटाया दरवाजा कि नेताजी वहाँ जाना है, आज हॉस्पिटल में ये एडमिट है, थाने में जाना है, वो समय नहीं देखते थे। वो ये नहीं देखते थे कि मैं यहाँ हूँ, मैं कैसे जाऊंगा। जो वो उठते थे उसी की बाइक में बैठना और चले जाना और उसके साथ जूझना। तो मेरे अंदर एक ललक थी कि नहीं, मैं पिताजी जैसे सबकी सेवा करने का मेरे अंदर जो भाव आया उसी समय आया। और फिर मैंने विद्यार्थी परिषद में विद्यार्थी परिषद में भी लड़की होने के नाते मुझे कोई ऐसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि एक परिवार का भाव वहाँ हमेशा मिला। जब ना आपने छात्र राजनीति की शुरुआत करी उस समय कांग्रेस की सरकार थी मध्य प्रदेश में और कांग्रेस का दबदबा था। ऐसे में आपने कांग्रेस की बजाय, क्योंकि आपके पास तो विकल्प था, आपने शुरुआत करी थी, तो आपने भाजपा को ही क्यों चुना? मैं शिशु मंदिर की छात्रा हूँ, सरस्वती शिशु मंदिर की, और जब मेधावी छात्र अभिनंदन विद्यार्थी परिषद लगातार कई वर्षों से करता आ रहा है, अभी भी होते हैं। उस समय जब मेरा 10th का रिजल्ट आया और टॉप 3 में हम स्कूल में थे, तो एक अभिनंदन समारोह उन्होंने किया, और उस अभिनंदन समारोह में रघुराज जी, डॉक्टर ममता सिंह जी, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनके कारण मैं आज विद्यार्थी परिषद में या कहूँ राजनीतिक जीवन में हूँ। वो लोगों के साथ जुड़ी उस अभिनंदन समारोह से, और धीरे धीरे कार्यक्रमों में आना, और मुझे ऐसा लगा कि ये क्षेत्र में अगर काम करना है, सामाजिक क्षेत्र में, तो विद्यार्थी परिषद से अच्छा माहौल कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए, समाज के लिए जो आवाज उठाने का काम विद्यार्थी परिषद करती है वो शायद कांग्रेस नहीं कर पाती है। महिला होने के नाते मुझे याद है कि आज जब स्वर्गीय चंद्रमणि त्रिपाठी जी के देहावसान के बाद, उसके बाद आपके भाई भी नहीं रहे और आप घर में बड़ी थी, इस कारण आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई, और घर की भी जिम्मेदारी, क्योंकि मायका पक्ष और ससुराल पक्ष दोनों की ही जिम्मेदारी आप पर है। तो ऐसे में राजनीति में समय देना, क्योंकि भाजपा में जिस तरीके से मैंने कार्यकर्ताओं को देखा है कि ड्यूटी की तरह काम करते हैं, तो समय कैसे मैनेज हो पाता है? अंचल जी, इसके लिए तो मैं अपने परिवार की शुक्रगुजार हूँ। शादी के बाद मुझे ससुराल भी इतना अच्छा मिला, मेरे फादर इन लॉ और मेरे हस्बैंड दोनों इतने कोऑपरेटिव हैं कि इस क्षेत्र में काम करने के लिए मुझे हमेशा प्रेरित करते रहे और मेरा हमेशा सहयोग करते हैं। मेरे बड़े भाई अनिल जी का एक बहुत बड़ा संबल है मेरे लिए। इन सब के माध्यम से मैं इस समाज में बहुत पूर्ण समय दे पाती हूँ। घर परिवार की जो जिम्मेदारी है उसके साथ साथ मुझे इनका सहयोग और इनका प्रोत्साहन बहुत मिलता है कि नहीं, तुम्हें करना है, तुम कर सकती हो, इसलिए मैं कर पाती हूँ। राजनीति में पूरा समय देना पड़ता है, लोगों को भी समय देना पड़ता है, समाज में भी रहना है, और आप तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हैं और यहाँ उमरिया के भी प्रभारी हैं, झारखंड की प्रदेश प्रभारी हैं, तो आपको अपने शहर की भी चिंता, क्योंकि आदमी की जो पहचान होती है वो तो जैसा हमारा विंध्य है, हमारा रीवा है, आपको क्या लगता है कि हमारा शहर ऐसा होना चाहिए, इसलिए पहचाना जाता था सफेद शेरों के लिए, सुपारी के खिलौनों के लिए, अब ऐसे तो कई महान विभूतियां भी हैं जिनके नाम से रीवा को जाना जाता है। तो आपको लगता है कि एक पिक्चर तो होगी आपके मन में, क्योंकि आज नहीं कल मौका तो मिलना ही है, तो अपने शहर या अपने विंध्य के लिए कुछ ऐसा करेंगे?
मेरे मन में जो एक शुरू से वो रहा, जो मैंने अपने पिताजी के में भी देखा और मुझ में भी है, हमारे यहाँ आज इंफ्रास्ट्रक्चर के मायना हमारे शहर ने इतना अच्छा पा लिया है। आज विंध्य की पहचान, रीवा जिले की पहचान टॉप 10 शहरों में अगर आने वाले समय में हो जाएगी। आज बहुत पहले आप ध्यान करिए, रोड नहीं थी, सड़क वो नहीं थी, पानी की कमी थी, बिजली की कमी थी। आज हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, मार्केट के मामले में शहर को बहुत अच्छा पा लिया। पर मेरे मन में एक कसक है, जो मैं अगर संगठन ने और भगवान ने मौका दिया तो अवश्य करूंगी। रोजगार, जो कंपनीज आ भी रही हैं, उन कंपनीज में भी हमारे शहर के लोगों को कम प्रतिनिधित्व मिल रहा है, और साथ साथ महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ करना, ऐसा एक प्लेटफॉर्म तैयार करना जिसमें महिलाएं अपने पारिवारिक जिम्मेदारी के साथ साथ, अपने घर परिवार के साथ साथ कुछ ऐसा कर पाए जिससे उनको अपने घर को चलाने में सहायता मिले। ऐसी एक मेरी कल्पना है, जिसके लिए हम गृह उद्योग के माध्यम से, छोटे छोटे उद्योग के माध्यम से उन महिलाओं को कैसे संबल बना सकते हैं, उस दिशा में मैं अभी भी काम कर रही हूँ। लगातार स्व सहायता समूहों के माध्यम से मैं इस दिशा में काम कर रही हूँ। अभी लगभग 22 गांवों में ऐसे छोटे छोटे उद्योग लगा के काम कर रही हूँ, जो उन महिलाएं अपने से बनाती हूँ और अपना सेल्फ एक कारोबार तैयार कर रही हैं, स्वरोजगार का काम कर रही हूँ। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में 2008 में हमने एक संस्था की नींव रखी, सौदामिनी सेवा संस्थान। आप सब जानते हैं कि उसके माध्यम से एक नर्सिंग कॉलेज हम चला रहे हैं। आज सौदामिनी नर्सिंग कॉलेज विंध्य का पहला ऐसा कॉलेज है जिसने शिक्षा के साथ साथ रोजगार मुखी शिक्षा देने का प्रयास किया है। रीवा में इसके पहले ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। मेरे पिता के पास लोग आते थे नौकरी मांगने, हमें नौकरी करनी है, पर नौकरी कहाँ करनी है, क्योंकि हमारे पास शिक्षा नहीं। हम BA BSc BCom करके जब तक हमें बहुत अच्छा टैलेंट नहीं हो, हम कुछ मुकाम नहीं पा सकते। तब मैंने और मेरे भाई ने मिलकर नर्सिंग कॉलेज का सपना देखा और हमने एक नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की। आज उस नर्सिंग कॉलेज में मैं बहुत गर्व के साथ कहती हूँ कि मेरे बच्चे 99% गवर्नमेंट प्लेसमेंट में हैं। जब कभी भी सामान्य महिला राजनीति के बारे में सोचती है, एक तो सोच नहीं पाती है, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार और निम्न वर्गीय परिवार, मतलब, और ये मकसद भी नहीं होना चाहिए कि अगर हम राजनीति में आए हैं तो हमें पहली ही बार में टिकट मिल जाए या हम जीत जाएं। तो ज्यादातर लोगों की जो महत्वाकांक्षा होती है वो यही होती है कि राजनीति में है तो सेवा के बजाय जो है तो टिकट भी चाहते हैं। ऐसे में महिलाओं के लिए कितना मतलब, अगर मैं कहता हूं कि जितनी बार भी अभी चुनाव हुए, 2018 कह लें या उसके पहले का चुनाव कह लें, कहीं न कहीं आपका नाम अवश्य सुर्खियों में रहा। आने वाले समय में फिर से 2023 में चुनाव होने हैं, ये यूं कहिए कि काउंटडाउन शुरू हो गया है। अंजल जी, आप सही कह रहे हैं। राजनीति में जब हम पैर रखते हैं तो एक शुरुआती हम इलेक्टेड पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम चुनाव लड़ें, पर संगठन जब तय करता है कि उसको कहाँ किसको बैठाना है, वो बैठा देता है। और आपको शायद जानकारी हो और पता नहीं है कि नहीं, मैं जब 2009 में शादी करके, 2008 में शादी करके दिल्ली गई और विद्यार्थी परिषद मैंने ब्रेक किया, तब मैं अगर स्मृति जी के पास पहुंची और आज की स्थिति में जो कुछ हूँ, मेरे प्रदेश के अध्यक्ष, जो वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जब हमने विद्यार्थी परिषद में पैर रखा तो हमारे प्रांत के संगठन मंत्री हुआ करते थे, उनके कारण है। 2009 में भी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी स्मृति जी तो उन्होंने कहा कि कुछ नए चेहरे चाहिए, तो VD भाई साहब ने ही मेरे को वहां पहुंचाया। उनके कारण, संगठन के कारण, VD शर्मा जी के कारण मैं उस स्थान पर पहुंची। आज राष्ट्रीय मंत्री 2 बार रही, कार्यालय का प्रभार रहा, हिमाचल प्रदेश की प्रभारी रही और वर्तमान में राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य हूँ, झारखंड की प्रभारी हूँ। तो इन सब में कहीं न कहीं VD भाई साहब का श्रेय है। पर सबसे बड़ी बात है कि संगठन आपके काम को देखता है और जब आप उस लायक होते हैं तो उस जगह पर आपको पहुंचाता है। तो आने वाले समय में जब संगठन को लगेगा कि मैं उस लायक हूं, निश्चित तौर पे बैठाएगा। भारतीय जनता पार्टी में एक सामान्य कार्यकर्ता कब फर्श से अर्थ पे पहुंच जाए, ये भी हम लोगों ने देखा है, चाहे वो BD भाई साहब इसमें बड़ा उदाहरण है, प्रदेश अध्यक्ष है। प्रज्ञा जी, आपको लगता है कि राजनीति में महिलाओं को अपनी जो सहभागिता है वो देनी चाहिए? आज जैसे राजनीति में, जैसे भी उत्तर प्रदेश में चुनाव है, कांग्रेस ने कहा कि हम 50% जो वोट है वो महिलाओं को देंगे, तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को भी आगे आने वाले जो इलेक्शन है उसमें इस तरह के उपाय करने चाहिए और महिलाओं को जो है तो राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए? देखिए, राजनीति में महिलाओं को हिस्सा जरूर लेना चाहिए, क्योंकि महिला बहुत सहन शक्ति वाली बात है। महिला ही एक ऐसा
वो है भगवान का दिया हुआ रूप है जिसमें सब कुछ करने की क्षमता है। तो इसलिए महिलाओं को आगे आना चाहिए, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग में जब हम रहते हैं तो हम बहुत अच्छी पॉलिसी बना सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और कांग्रेस आज बात कर रही है 50% देने की। भारतीय जनता पार्टी ने तो संगठन में, सत्ता में बहुत लंबे समय से 33% आरक्षण बहुत पहले दे रखा है महिलाओं को, और आने वाले समय में भी देती रहेगी। और राजनीति में तो हमें काम करना चाहिए। राजनीति को सामान्य लोग जो है महिलाओं के दृष्टिकोण से अगर कहें तो अच्छा नहीं मानते। तो चूंकि आप महिला राजनेता हैं और काफी लंबे समय से आप काम कर रही हैं भाजपा जैसी बड़ी पार्टी में, तो आप एक मैसेज भी दे सकती हैं इसी बहाने, या कि राजनीति में आज जो है सब साफ सुथरा है, जैसा कि सवाल उठते रहे। देखिए, राजनीति सदैव से साफ सुथरी रही है। थोड़ा बहुत अगर कहीं कुछ है तो सभी जगह होता है, ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं होता। पर राजनीति में, और जैसा कि आपने कहा कि मैं भाजपा जैसे राजनीतिक दल में हूं जो विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, हम महिलाओं को काम करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ, दृढ़ निश्चय होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि नहीं, मैं गलत नहीं करूंगी और गलत नहीं सहूंगी। आपके साथ गलत कहीं नहीं होता, चाहे वो राजनीति हो, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर हो, चाहे कहीं भी हो। समाज में हमें महिलाओं को बहुत शक्ति के साथ अपनी बात को रखने और अपना व्यक्तित्व बताने की जरूरत होती है, कहीं कोई गलत नहीं होता। और महिलाएं अगर काम में आती हैं तो मुझे नहीं लगता कि कभी कोई उनके साथ कुछ ऐसा व्यवहार होता है जैसा कि प्रचारित है। ये लोग अपनी मनगढ़ंत कहानियां बताते हैं। हम तो इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं, विद्यार्थी परिषद में काम किया, जहां पुरुष मतलब लड़के लड़कियां साथ में काम करते हैं, और वो ऐसी एज होती है जब कुछ भी हो सकता है, पर तब भी विद्यार्थी परिषद जैसे संगठन में या भाजपा में कभी कोई इस तरह की घटनाएं नहीं घटती कि हम महिलाओं को काम करने में सुरक्षा या राजनीति में किनारा करें। बिल्कुल किनारा करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि हमें तो आगे बढ़ाया जाता है। मैं आज भाजपा की दृष्टि से 56 जिले हैं प्रदेश में, उसमें से एक जिले की मैं प्रभारी हूँ। मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि संगठन ने मुझे रोका, मुझे मौका संगठन ने दिया है काम करने का। तो राजनीति में महिलाओं को आगे बढ़ाने का भी काम संगठन भाजपा करती है, और हमको काम करने में भी कोई आपत्ति नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट दिया तो निश्चित रूप से आप चुनाव लड़ना चाहेंगे, जैसा कि हमारे रीवा संभाग में ही एक महिला सांसद हैं भी, रिद्धि पाठक जी सीधी से। तो अब चूंकि आप वरिष्ठता की श्रेणी में भी आ रही हैं, क्योंकि आप लगभग 20-25 वर्षों से, लगभग 15 वर्षों से तो मैं आपको जानता हूं राजनीति में, कि आप राजनीति में सक्रिय हैं। तो पूरे विंध्य की अगर हम बात करें, पूरे विंध्य में जैसे आपने रोजगार की बात कही, रोजगार के पहले भी बहुत यहाँ पर प्लांट लगाए गए, सिंगरौली देख लीजिए आप, और जेपी सीमेंट है, कई यहाँ पर हैं। सबसे बड़ी जो समस्या है, शिक्षा के जो संस्थान यहाँ पर संचालित हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, आयुर्वेद कॉलेज हो, संस्कृत महाविद्यालय हो, कृषि महाविद्यालय हो, सारी चीजें हैं। लेकिन वहाँ पे आज भी छात्र छात्राओं के लिए चाहे तो संसाधनों की कह लें और चाहे तो शिक्षकों का कह लें, अभाव है। और आप तो खुद भी यहाँ से पढ़ी हैं, तो आपको बेहतर मालूम है। देखिए, इस बात का मुझे थोड़ा सा कष्ट जरूर है कि हम उतनी सुख सुविधा अपने शैक्षणिक संस्थानों में नहीं दे पा रहे हैं जितनी बाहर के संस्थानों में हैं। सारे हमारे यहाँ रीवा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ आईटीआई से लेके और इंजीनियरिंग से लेके मेडिकल तक के सभी कृषि महाविद्यालय, सभी विश्व कॉलेजेस हैं, और सब में पढ़ाई अच्छी होती है, प्रोफेसर्स अच्छे हैं। एक छोटी सी कमी जो आती है, जो हम कंपटीशन से दूर रह जाते हैं, कैंपस नहीं आते। तो आने वाले समय में अगर मौका मिलता है तो निश्चित तौर पर इस दिशा में, मैंने पहले भी कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता है कि शिक्षक क्षेत्र में जैसे बच्चे इंदौर और भोपाल और दिल्ली भागते हैं, ना भाग के रीवा में ही हर तरह की सुख सुविधा उनको मिले, हर तरह का कैंपस रीवा में आए, हर तरह के संसाधन प्रैक्टिकल रीवा में संभव हो पाए, इसका प्रयास करें।